नमस्ते। कर्ज एक ऐसा बोझ है जो कभी कभी लगता है कि शायद कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना? पर क्या आप जानते हैं, हमारी सदियों पुरानी परंपराओं में इससे निकलने के कुछ रास्ते भी बताए गए हैं। तो चलिए आज उन्हीं परंपरागत उपायों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात ये समझना कि कर्ज का बोझ कितना भारी, कितना स्ट्रेसफुल हो सकता है। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे बहुत से लोग कनेक्ट कर पाएंगे और शायद इसीलिए हमारे पारंपरिक ज्ञान में भी इससे बाहर आने के तरीके बताए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं उन उपायों से जो हमारी भक्ति और आस्था से जुड़े हैं। ये ऐसे भक्तिपूर्ण तरीके हैं जिनका मकसद है दैवीय मदद से आर्थिक मुश्किलों को पार करना। पहला उपाय जुड़ा है मंगलवार से। ज्योतिष में भी मंगल को कर्ज और हिम्मत से जोड़कर देखा जाता है। तो मान्यता यह है कि इस दिन अगर संकट मोचन हनुमान जी के सामने ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ किया जाए और उन्हें लाल सिंदूर चढ़ाया जाए तो कहते हैं कि हर तरह की फाइनेंशियल रुकावटें दूर होने लगती हैं। अच्छा, एक और बहुत ही दिलचस्प उपाय है और ये रोज किया जा सकता है। हर सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देना। कहते हैं ऐसा करने से सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ता बल्कि इनकम के भी नए रास्ते खुलते हैं। तीसरा भक्तिपूर्ण उपाय ये भी मंगलवार से ही जुड़ा है। इसमें शिवलिंग पर जल और लाल मसूर की दाल चढ़ाई जाती है और ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः मंत्र का जाप किया जाता है। माना जाता है कि कर्ज चुकाने के लिए ये एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। तो ये तो हुई भक्ति की बात, पर इसके अलावा एक और तरीका है और वो है अपने आसपास के माहौल को, अपनी लिविंग स्पेस को बदलना। तो अब हम देखेंगे कि कैसे वास्तु और फेंगशुई के सिद्धांतों को इस्तेमाल करके घर में पॉजिटिव फाइनेंशियल एनर्जी को अट्रैक्ट किया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ इन दोनों फिलॉसफीज में एक बड़ा दिलचस्प फर्क है। वास्तुशास्त्र कहता है कि घर की उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन धन के देवता कुबेर की है। वहीं फेंगशुई के हिसाब से घर का दक्षिण पूर्व कोना यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर धन का क्षेत्र है। तो दो अलग अलग अप्रोचेस हैं लेकिन मंजिल एक ही है। तो अगर वास्तु की बात करें तो उत्तर दिशा को एक्टिवेट करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, जैसे इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना, यहां भारी सामान नहीं रखना और एक छोटा सा पानी का फवारा मतलब वाटर फाउंटेन लगाना। ये माना जाता है कि इससे धन का फ्लो बना रहता है। और ठीक इसी तरह फेंगशुई के हिसाब से दक्षिण पूर्व कोने में कुछ खास चीजें रखकर फाइनेंशियल एनर्जी को बूस्ट किया जा सकता है, जैसे कि एक बैम्बू प्लांट या फिर लाफिंग बुद्धा की मूर्ति या एक क्रिस्टल ट्री। ये सब कुछ बेसिकली पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर खींचने के लिए है। चलिए, अब तक हमने आस्था और एनर्जी की बात की, लेकिन अब कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है, क्योंकि ये सारी बातें तभी काम करती हैं जब इनके साथ एक प्रैक्टिकल बेस भी हो। बिल्कुल, और देखिए ये जो बात स्क्रीन पर है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब पारंपरिक उपाय अपनी जगह हैं, पर उनके साथ साथ अपनी कमाई और खर्चों का एक सख्त बजट बनाना भी उतना ही ज़रूरी है। इन दोनों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। ये दोनों आप समझिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या आखिर? सीधे सीधे शब्दों में कहें तो अपनी इनकम और अपने खर्चों पर पूरा कंट्रोल रखना, एक सख्त बजट बनाना, और ऐसा इसलिए ताकि ये पता चल सके कि सबसे महंगे कर्ज कौन से हैं और उन्हें पहले चुकाया जा सके। ये सिर्फ प्लानिंग नहीं है, ये डिसिप्लिन्ड एक्शन है। तो आखिर में बात आकर टिकती है बैलेंस पर। सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम वो किसी एक चीज से नहीं मिलती, ये मिलती है आध्यात्मिक विश्वास और डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिकल एक्शन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो सच्ची मुक्ति के तीन पिलर्स हैं। पहला आस्था जो उम्मीद देती है, दूसरा एक पॉजिटिव माहौल जो अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, और तीसरा और सबसे जरूरी अनुशासित कर्म जो हमें असल में हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। तो चलिए इस विश्लेषण को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या सच्ची मुक्ति सिर्फ कर्ज से छुटकारा पा लेना है, या फिर आस्था और कर्म के बीच इस गहरे बैलेंस को ढूंढ लेना और फिर उसी के हिसाब से जीना असल में यही मुक्ति है? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।